क्वेश्चन है दोस्तों, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 5,4 एंड -2,4. इफ सेंट्रोइड इज 5,6 देन द थर्ड वर्टेक्स इज. तो हमसे थर्ड वर्टेक्स पूछा है. देखो इसमें क्या हुआ है कि अब सेंट्रोइड दे दिया है और सेंट्रोइड दे दिया है और टू वर्टिसेस दे दिया है और हमसे पूछा है कि थर्ड जो वर्टिसेस हुआ वो क्या हुआ. देखो इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको सेंट्रोइड का कंसेप्ट पता होगा. ऑब्वियसली बात है ना, पता होगा तभी तो कर पाओगे, नहीं तो नो आइडिया. और डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, जिससे आपको जो भी पूछा हो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें आप वहाँ पे फाइंड कर सको. तो वो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा. एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी. अगर मैं दो ले लूँ इसके कोई भी कोऑर्डिनेट, देखो 5,4 ये ले लिया मैंने, -2,4 मैंने ये ले लिया और सी ले लिया मैंने कुछ भी h, k, ठीक है ना. तो सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है 5,6 दिया हुआ है. सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है, सेंट्रोइड में ले लेता हूँ ओ से, ये दिया हुआ है. अब हमसे पूछ रहा है कि थर्ड वर्टेक्स h, k क्या होगा. देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. क्या होता है x1 + x2 + के x3 / 3, y1 + के y2 + के y3 / 3. ये किसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का. दूसरी बात, सेंट्रोइड होता क्या है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. अगर इससे मीडियंस निकाल दूँ, एक इधर से मीडियंस हो जाए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होता है, सेंट्रोइड, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है. अब देखो अगर सेंट्रोइड इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं तो मैं ले लेता हूँ पहले एक्स वाला. देखो 5 दिया हुआ है तो x1 कितना है 5 प्लस -2 और प्लस h / 3. देखो इन तीनों का जो सम होगा x का / 3 वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रोइड के x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट का. क्लियर. एंड y वाला कितना हो जाएगा, देखो 6 दिया हुआ है, फॉर्मूला सेंट्रोइड का लगा लो क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है. फाइंड नहीं करना सेंट्रोइड, वो सेंट्रोइड दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करनी है. 4 + 4 + k / 3 ये दी हुआ है, यहाँ से फाइंड कर लो आप. तो h क्या हो जाएगा 3 5 15 -5 और ये माइनस है तो +2 = h. तो यहाँ से h कितना मिल जाएगा 10 तो 12, ठीक. इसी तरह से 18 और ये कितना हो जाएगा 18 - 8 = k. तो कितना हो जाएगा 10. तो आंसर क्या मिल जाएंगे हमको 12, 10. ये किसके सेंटर हो जाएंगे, थर्ड वर्टिसेस के. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. देखो एक चीज़ याद रखना, अगर देखो आप जितने ज़्यादा फॉर्मूलेस आप याद करोगे ना उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टनेस आती जाएगी. मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो ज़रूरी होते हैं ना, जैसे ये आपको पता है कि सेंट्रोइड का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसमें याद करने वाला कुछ ये कॉमन सेंस भी बता देगा कि सेंट्रोइड के अगर 3 पॉइंट है तो /3, अगर 2 होते तो मिड पॉइंट में /2. तो जहाँ तक हो सके फॉर्मूले कम, बेस स्ट्रांग होना चाहिए. अगर बेस स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व करने में एबल होंगे. और जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में क्या है आपको पता ही है कि बेस ही आना चाहिए. और मैथमेटिक्स का जब होगा तो जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक करेगा. और अगर आप अपने सपोज़ करो 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन किए हुए हैं मैथमेटिक्स में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार क्वेश्चन करने पर आप उम्मीद कर सकते हो इस चीज़ की कि आपकी किस लेवल की प्रैक्टिस है. और एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, भले ही वो क्वेश्चन आपको आता नहीं हो, लेकिन आप उसके ऑप्शंस के थ्रू उसका आंसर फाइंड कर सकते हो. दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस. तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर लो, जितना ज़्यादा हो सके. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के कहीं नोट से मिलेंगे, तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से भी आप क्वेश्चंस को फाइंड करो, फिर उनको सॉल्व करो. कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ पर अभी इसकी कोई कोचिंग नहीं करा रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और लॉकडाउन भी है. तो इस वजह से क्या है कि इसका जो सोर्स है वो लिमिटेड है. तो ये जो पेपर होगा ना, ये आप ये मानो कि क्योंकि अब तक जितने भी जैसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर होते हैं वो रिटेन एग्ज़ाम पे बेस होते हैं, जैसे IFS हो गया और भी जैसे कि यूपी का ACF हो गया, वो सब क्या है रिटेन एग्ज़ाम पे बेस्ड होते हैं, जिसमें क्या है कि कम डिस्क्रिप्टिव टाइप के वो पेपर होता है और वहाँ लिखना पड़ता है. लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा जब राजस्थान में ACF का एग्ज़ाम क्या है ऑब्जेक्टिव होगा. तब उस ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब हुआ ही नहीं है एग्ज़ाम और एक भी बार हुआ है,
तो उसके बाद में क्वेश्चंस को डिसाइड करना किस तरीके से आएंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट है हर किसी के लिए। तो हर कोई जो बताएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, इसलिए आप अपना थोड़ा सेंस लगा करके आप देखें सिलेबस को, और सिलेबस से आपको आइडिया लगेगा कि ये सिलेबस कहाँ से मिल रहा है। 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, आईआईटी बुक, और जितनी भी आपको पता है कि आईआईटी की जो बुक होती है उनमें मैक्सिमम सिलेबस कोऑर्डिनेट का है, और सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग है अगर आप देखोगे अच्छे से एनालिसिस करोगे तो। और इस लेवल पे, एसीएफ के लेवल पे जो सिलेबस होना चाहिए था, जैसे कि जो कॉलेज लेवल का होता है, जो बीटेक लेवल का होता है, बीएससी का होता है, एमएससी का होता है, उस लेवल का सिलेबस नहीं दिया हुआ है जैसा आईएफएस में होता है। तो जिस टाइप का वो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप करें, और बहुत सारे सोर्स से ही आपको चलना पड़ेगा। किसी एक सोर्स पर डिपेंड होकर आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप एक कुएं के मेंढक को जो बस उस कुएं में घूमता रहता है, बाहर की दुनिया का उसको नहीं पता। इसलिए आप हर उस सोर्स से क्वेश्चंस करें जहां आपकी सोच जाती है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतना क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। मैं क्या एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान के चलो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये देखो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ तक आती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लास 11 10 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लास 11 लेवल पर आती है, क्लास 12, उसके बाद आईआईटी, जेई, जिसमें कि पुराने टाइम के एआई ट्रिपल के क्वेश्चंस भी हैं। तो वो जो क्वेश्चंस देखोगे ना वो एकदम आरपीएससी एसीएफ के कोऑर्डिनेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप देखना। और जितना लेवल वहाँ का है आईआईटी का, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस हद तक पूछे जा सकते हैं। गेट में भी कोऑर्डिनेट नहीं आती। तो आप ये है ना अपने सेंस लगाओ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, मेरा मतलब ये है। इसलिए आप जहाँ आपको लग रहा है कि जहाँ पर ये टॉपिक मिल रहे हैं वहाँ तक आप जाएं, किसी भी सोर्स तक जाएं, डजेंट मैटर कि कोई स्पेसिफिक एक सोर्स पे जाएं। तो जहाँ भी आपको लगे कि ये सिलेबस वहाँ तक पहुँच रहा है, जहाँ मिल रहा है, वहाँ उसके क्वेश्चंस लगाएं। तब जाके आप उम्मीद करना कि आप किसी लेवल पर पहुँचो। 10-15 क्वेश्चन करने से उद्धार नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत करने पड़ेंगे। और मेरा यही काम है, मेरा गाइड करने का काम है, और जितना को हो सकेगा मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों, और तो सेंटर फाइंड करना है एक ट्रायंगल का हुज वर्टिसेस दिए हुए हैं 0,0, 2,-1 और 1,3। देखो इस तरीके से कुछ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। 0,0, बी दिया हुआ है 2,-1 और सी दिया हुआ है 1,3। देखो और तो सेंटर फाइंड करना है। देखो सर्कम सेंटर में क्या करते हैं कि मिड पॉइंट निकालते हैं, क्लियर है। मिड पॉइंट निकाल के फिर परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करते हैं उस पॉइंट के थ्रू, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं दोनों तरफ करके। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ये होता है कि एक लाइन की इक्वेशन जो ए से पास होती है, वर्टिसेस से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है अपोजिट साइड के यानी बी सी के, उस लाइन को फाइंड कर लो। यानी कि इस लाइन को अगर मैं फाइंड कर लूँ, देखो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या, जो लाइन वर्टिसेस से पास होती है और अपोजिट लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन को अगर मैं फाइंड कर लूँ जो इससे पास होती है और परपेंडिकुलर होती है अदर लाइन पे, मान के चलो ये डी है, ये ई है, तो मैं बी ई को फाइंड कर लूँ, ए डी को फाइंड कर लूँ, और इन दोनों का सॉल्व करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा वो। तो कंसेप्ट तो समझ में आया होगा क्लियर, कि ए डी फाइंड कर लूँ, बी ई फाइंड कर लूँ तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो ए डी की लाइन की इक्वेशन जो होगी, इसकी कंडीशन क्या है ऑर्थो सेंटर की, ए से पास होकर और बी सी पर क्या हो, परपेंडिकुलर, बी से पास होकर ए सी पर परपेंडिकुलर बी, जैसा कि मैंने आपको ऑर्थो सेंटर के कंसेप्ट में करा दिया था। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं ए डी की लाइन को क्या करना है, ए डी हमको है फाइंड करना है। तो देखो बी सी की जो लाइन है ना, इसकी लाइन को इक्वेशन को निकालते हैं और उस पर परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी। तो देखो बी सी की इक्वेशन क्या जाएगी, बी सी इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी बी सी की इक्वेशन, देखो वाई माइनस के वाई वन इजकल टू एम, एम क्या हो जाएगा वाई टू माइनस के वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस के एक्स वन। ये कब होता है, जब दो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, और एक्स माइनस के एक्स वन, क्लियर है। देखो वाई माइनस वाई वन कितना, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, इस यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है ना। देखो वाई माइनस के वाई वन क्या हो जाएगा ये, यानी कि प्लस के वन, वाई टू कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई वन यानी माइनस वन यानी प्लस वन अपॉन एक्स टू 1 माइनस एक्स वन 2, क्लियर। एक्स माइनस एक्स वन, अब यार देखो ये कन्फ्यूज मत हो ना कि एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, अगर मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ तो ये एक्स वन वाई वन है और एक्स टू वाई टू है। एक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। अब देखो उसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा वाई प्लस के 1
और ये हो जाएगा 4/-1 यानी माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस 8। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी 4x प्लस के y माइनस के 7 = 0। क्लियर है ये चीज़? देखो ये हो गई। ये इक्वेशन जो है किसकी है? BC की इक्वेशन है। किसकी है? BC की इक्वेशन है। देखो अगर BC की इक्वेशन ये है और हमको परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है, तो मैंने आपको तरीका बताया था, मैं आज उस तरीके को फिर बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो अगर इसके पैरेलल ये भी कंसेप्ट है, मैंने पहले बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन में, जिन्हों को नहीं आता वो यहाँ पे सभी समझ रहे हैं, फिर बता रहा हूँ मैं एक बार। अगर किसी गिवन लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इसके हमको पैरेलल फाइंड करनी है, पैरेलल की कह रहा हूँ, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस के वाई प्लस के, इसके पैरेलल कह रहा हूँ तो 4x प्लस के वाई प्लस के c = 0। ये इसके पैरेलल की लाइन होगी, मतलब x और y तक क्या रहती हैं चीज़ें सेम रहती है। उसके बाद c कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए अलग कोई कंडीशन दी हुई होगी। इसके पैरेलल की क्या इक्वेशन हो जाएगी? 4x प्लस के वाई प्लस के c = 0। अब मेरे को इसके परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मतलब AD, यहाँ पर इस AD को फाइंड करना है। AD कहाँ पर है? परपेंडिकुलर BC पर। क्लियर? तो AD की जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देखो पहले तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और बीच का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। देखो x का जो कोफिशिएंट है ना वो आएगा जो y के साथ है। y के साथ क्या है? 1। तो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अब x हो गया और y का कोफिशिएंट, अब y के साथ में वो आएगा जो x के साथ में, x के साथ कोफिशिएंट कितना है? 4, तो हो जाएगा 4y। क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, x के साथ में y का कोफिशिएंट 1 प्लस की जगह माइनस, y के साथ में x का कोफिशिएंट 4 और प्लस के c = 0। ये किसकी हो जाएगी? AD की इक्वेशन हो जाएगी, जो कि क्या? परपेंडिकुलर है। अगर देखो अब ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी लाइन की इक्वेशन है? इसकी AD की। अगर ये AD की इक्वेशन है तो ये कहाँ से पास होगी? ऑब्वियसली 0,0 से। तो दिस विल पास फ्रॉम A, यानी 0,0, क्योंकि वहाँ से तो निकल ही रही है ना, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगी। तो c = क्या आ जाएगा? 0। तो x माइनस के 4y = 0 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी किसकी? AD की परपेंडिकुलर की इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से सेम टू सेम हमको फाइंड करना है BE की इक्वेशन। तो BE की इक्वेशन को फाइंड करने से पहले हमको किसकी फाइंड करनी पड़ेगी? AC की इक्वेशन। AC की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो AC की निकाल रहे हैं AC, तो ये x1 y1 ये x2 y2। क्लियर है? x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा? y माइनस के y1 y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1 और x माइनस के x1 हो जाएगा। क्लियर? देखो y माइनस के y1 0, y2 यहाँ पे 3 माइनस 0, x2 1 माइनस 0, x माइनस 0। क्लियर है? सॉल्व कर लो। तो y = कितना होगा? 3x, यानी कि 3x माइनस के y = 0। ये किसकी इक्वेशन है? AC की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? ये AC की इक्वेशन है। देख लो AC की इक्वेशन। इसके परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर क्या है? BE। तो परपेंडिकुलर BE इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो मैंने बताया था परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं। पैरेलल अगर करनी होती तो 3x माइनस के y प्लस के c = 0। अब परपेंडिकुलर की बता रहा हूँ कैसे। देखो x के साथ में y का कोफिशिएंट 1। अब कहोगे माइनस के 1, नहीं मैं यहाँ -1 नहीं आएगा, सिर्फ विदाउट साइन देखना है। चलो ये भी अच्छा हुआ, इसके थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आ गई। x के साथ में y का कोफिशिएंट 1 मानूंगा, ना कि -1। क्लियर? विदाउट साइन। उसके बाद माइनस की जगह प्लस, और y के साथ में x का कोफिशिएंट तो कितना है? 3y और प्लस के c = 0। समझ आया? x प्लस के 3y प्लस के c = 0 कैसे किया? दोबारा बता रहा हूँ। x के साथ में y का कोफिशिएंट विदाउट साइन प्लस y का साथ में x का कोफिशिएंट विदाउट साइन, और ठीक है ना, और प्लस के c = 0। अब ये जो इक्वेशन है BE वो कहाँ से पास हो रही है? देखो इस BE की इक्वेशन B से तो पास होगी ऑब्वियसली। तो दिस विल पास थ्रू B क्या है? 2, -1। इसको सेटिस्फाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो देखो x गया 2 माइनस के 3 प्लस के c = 0। तो यहाँ से c कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? x प्लस के 3y प्लस के 1 = 0, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, BE की इक्वेशन आ गई, AD की इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो पाई 1 और 2। तो देखो x = 4y मैं इसमें पुट करता हूँ, x = 4y मैं इसमें पुट कर देता हूँ।
क्योंकि x इक्वल टू 4y यहाँ से मिल जाएगा, 4y इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो 4y प्लस के 3y 7y प्लस के 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/7। अगर y इक्वल टू 1/7 है तो यहाँ पुट कर देता हूँ तो x मिल जाएगा। तो x क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू कितना 1/7 यानी 4/7, x इक्वल टू 4/7। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4/7, 1/7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे नहीं और इजीली होने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो यार थोड़ी गलती हुई यहाँ पे, ये कितना है 7y, 7y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस के 1/7 मिलेगा। अगर y माइनस के 1/7 है तो ये जाएगा x इक्वल टू माइनस के 4/7, तो आंसर आएगा माइनस के 4/7 और y इक्वल टू माइनस का 1/7। गलती थोड़ी सी हो गई यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस 1/7 था, पुट कर देंगे। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे किया। तो ओवरऑल ऑर्थो सेंटर निकलना आपको आ गया होगा, किस तरीके से निकलना ऑर्थो सेंटर। मतलब देखो अब मैंने बताया ना आपको, डेफिनेशन से ही आंसर है, वर्टिसेस से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है अपोजिट साइड पे। तो बी सी का इक्वेशन निकाल के उस पर परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल लो, ए सी का निकाल के परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल लो, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं और रेस्पॉन्स में मेरे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। और देखते हैं आगे का क्वेश्चन दोस्तों ना, और सब्सक्राइब करना यार, थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ पॉइंट्स k, 3 2, k माइनस k 3 आर कोलिनियर देन द वैल्यू तक के फाइंड करनी है। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और 3 वर्टिसेस के वैल्यू पर आधार पर कोलिनियर की कंसेप्ट पूछ रहा है कि भैया बताओ वैल्यू क्या होगी। उसने पहले बता दिया कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। देखो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर 3 वर्टिसेस दिए हुए थे, पहली बात तो ये वो ट्राइंगल नहीं हो सकते क्योंकि कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में। और एक ही लाइन का मतलब क्या हो गया, देखो इस तरीके से होगा, मान के चलो ये ए है, बी है और ये सी है, तो एक ही लाइन का मतलब क्या हो गया इस तरीके से। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो देखो इस कंडीशन में क्या ट्राइंगल बनना है क्या, नहीं। तो कोलिनियर की जो कंडीशन होती है ना उसको याद रखना। देखो और भी मेथड होते हैं इसको पढ़ने के, ए बी प्लस के बी सी इक्वल टू ए सी, लेकिन लेंदी है। सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, कोलिनियर के लिए क्या कर दो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसके फॉर्मूले को 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बस क्योंकि कोलिनियर है मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने थे, देखो मैंने बताया था 1/2, तो पॉइंट्स क्या दूंगा k, 3 यानी k 3 2 k माइनस के 3 और फिर से k 3। जिन्होंने नहीं देखा हो लेक्चर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट, तो उसको जरूर देखना तभी समझ में आएगा। इक्वल टू क्या जाएगा 0, देखो 1/2 है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते चलो। देखो k स्क्वायर माइनस के 3 × 2 6 प्लस के 6 माइनस के और माइनस के स्क्वायर मतलब प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस के 3k माइनस के 3k, क्लियर। और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इधर से ये तो 0 चला जाएगा, तो क्या मिलेगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर, ठीक है ना। 3k माइनस के 3k माइनस के 6k और ये -6 से +6 कैंसिल, तो इतना ही आ रहा है मेरे ख्याल से, सही है ना। k देखो 2 तो 0 चला गया ना, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर और माइनस के 3k माइनस के 3k 6k इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ रहा है k 2k, तो k माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो k की क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है, k इक्वल टू 0 एंड 3। यही आंसर आया। कोलिनियर की कंडीशन ये याद रखना कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 0 होता है। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स ARPSC ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चैप्टर फिनिश होता है विद ऑल कंसेप्ट्स, विद ऑल क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई मीन टू से। और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर कोई कंसेप्ट रह भी जाता है बाई चांस, तो उसको आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा और नया कॉन्सेप्ट है तो वहाँ मैं उसको समझा दूँगा। तो दोस्तों देखो बात बस एक ही है बोलने वाली कि तैयारी करने के लिए कदम बढ़ाना स्टार्ट करना होता है सबसे पहले। तो वो आप
स्टार्ट ज़रूर करें, यूँ ना सोचें कि टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे तब जाके एक्यूरेसी आएगी। और मैथमेटिक्स का सिस्टम सीधा सा है, अगर आंसर सही है तो फुल मार्क्स है, आंसर गलत है तो 0। अगर क्वेश्चन आना होगा तो देखते ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो कितना ही बैठे रहो नहीं आएगा। सिंपल इसलिए हो जाता है एसीएफ का एग्ज़ाम आरपीएससी का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपको तो क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद अपनाओ, कैसे भी ऑप्शन से या फिर विद कंसेप्ट से आप आंसर लेने की कोशिश करो। ये तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो और जितने भी मैंने अब तक लेक्चर कराया हूँ, पढ़ाए हैं आपको, तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो कि मेरा मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन इसलिए दोस्तों कि मेरे को पता लग जाता है कि हाँ, लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, स्लो स्लो चल रहा हूँ भले ही, लेकिन फुल कराऊंगा। और ज़्यादा टाइम का नहीं है, विद इन 2 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों बस ये है कि पढ़ते रहना। अगर कुछ आपका सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आने वाली वीडियो में उनको अप्लाई कर सकूँ। ठीक है ना दोस्तों, और थैंक यू सो मच।